नेपाल में आपका स्वागत है, जहां विशाल हिमालय की चोटियां हरी भरी घाटियों पर अपनी परछाई डालती हैं और प्राचीन संस्कृतियां लुभावने परिदृश्यों के बीच फलती फूलती हैं। मेरे साथ पुष्कर के साथ आइए इस असाधारण देश को अपना घर कहने वाले जातीय समूहों की समृद्ध टेपेस्ट्री का पता लगाएं। चहल पहल वाले काठमांडू से लेकर सुदूर पहाड़ी गांवों तक हम इन समुदायों के उल्लेखनीय लचीलापन और अनुकूलन क्षमता के साक्षी बनेंगे। हमारी यात्रा निचली पहाड़ियों और तराई के मैदानों से शुरू होती है, जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों का घर है। ये मुख्य रूप से हिंदू समूह नेपाल में सबसे बड़े समूहों में से हैं। उनका इतिहास भूमि के साथ जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण पारंपरिक रूप से पुजारी और विद्वान, लंबे समय से ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के संरक्षक रहे हैं। क्षत्रिय ऐतिहासिक रूप से योद्धा और शासक नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देते थे। आज वे प्रभावशाली पदों पर बने हुए हैं। उनकी परंपराएं रोजमर्रा की जिंदगी से गहराई से जुड़ी हुई है। उनके जीवंत त्योहार उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण हैं। हम तराई क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जो थारू लोगों का घर है, जो एक स्वदेशी समूह है जिसका भूमि से गहरा संबंध है। हिमालय की तलहटी में बसा यह हरा भरा और उपजाऊ क्षेत्र प्रकृति के साथ उनके लचीलेपन और सामंजस्य का प्रमाण है। सदियों से थारू इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में फले फूले हैं। उनका जीवन प्रकृति की लय से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने खेती, मछली पकड़ने या चारागाह के माध्यम से भूमि से दूर रहने की कला में महारत हासिल की है। उनके पारंपरिक घर, जो स्टिल्ट पर बने हैं, स्वदेशी इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, जिन्हें बाढ़ और जंगली जानवरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये संरचनाएं केवल आश्रय नहीं, बल्कि उनकी सरलता और अनुकूलन क्षमता के प्रतीक हैं। औषधीय पौधों के अपने व्यापक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थारू ने अद्वितीय कृषि पद्धतियों का विकास किया है, जो उनके समुदायों को बनाए रखती हैं। हर्बल दवा में उनकी विशेषज्ञता पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, जिससे उनके लोगों के स्वास्थ्य और ब्लागोपोलिची सुनिश्चित होती है। विनाशकारी मलेरिया के प्रकोप सहित कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने दृढ़ता दिखाई। समय के साथ उन्होंने इस बीमारी के प्रति एक उल्लेखनीय प्रतिरोध विकसित कर लिया, जिससे उनकी भूमि और जीवन के तरीके की रक्षा करने में मदद मिली है। आज उनकी जीवंत संस्कृति और परंपराएं उनकी स्थायी भावना को दर्शाती हैं। रंगीन त्योहारों और पारंपरिक नृत्यों से लेकर जटिल शिल्प और कलाकृति तक, थारू अपनी विरासत को गर्व और खुशी के साथ मनाना जारी रखते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवित रहे। हमारी चढ़ाई हमें हिमालय के हृदय स्थल में ले जाती है, जो कि महान शेरपाओं का घर है। बर्फ और बर्फ से ढकी ये विशाल चोटियां न केवल एक प्राकृतिक आश्चर्य हैं, बल्कि शेरपा लोगों के लिए एक पवित्र क्षेत्र हैं। अपनी पर्वतारोहण क्षमता के लिए प्रसिद्ध शेरपा माउंट एवरेस्ट के संरक्षक हैं। उन्होंने अनगिनत पर्वतारोहियों का शिखर तक मार्गदर्शन किया है। पहाड़ के रहस्यों के बारे में उनका ज्ञान अद्वितीय है। उनकी ताकत और सहन शक्ति पौराणिक है, जो उल्लेखनीय कौशल के साथ विश्वासघाती बर्फबारी को नेविगेट करते हैं। उनका उठाया गया हर कदम उनके लचीलेपन और इन राजसी पहाड़ों से गहरे संबंध का प्रमाण है। चढ़ाई से परे उनकी संस्कृति तिब्बती बौद्ध धर्म में निहित है, जो प्रकृति के प्रति करुणा और सम्मान द्वारा निर्देशित है। फड़फड़ाते प्रार्थना झंडे और शांत मठ उनकी आध्यात्मिक भक्ति को दर्शाते हैं। उनके गांवों में हम शेरपा लोगों की गर्मजोशी और आतिथ्य देखेंगे। उनके घर अक्सर जटिल नक्काशी और जीवंत रंगों से सजे होते हैं, शांति और समुदाय का आश्रय स्थल होते हैं। उनकी मुस्कान बर्फ की तरह चमकदार उनकी अदम्य भावना का प्रमाण है। कठोर परिस्थितियों के बावजूद शेरपा समुदाय फलता फूलता है, जो ताकत, आध्यात्मिकता और आनंद के एक अनोखे मिश्रण का प्रतीक है। हमारी यात्रा मध्य और पश्चिमी नेपाल की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों में जारी है। यहाँ तमांग, गुरुंग और मगर लोग रहते हैं। उनकी संस्कृतियां हिमालय की आध्यात्मिक विरासत को दर्शाती हैं। तमांग अपनी जटिल बुनाई और संगीत परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। गुरुंग अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध गोरखा रेजिमेंट में सेवा का इतिहास रखते हैं। मगर कुशल किसान और शिकारी भूमि से गहरा संबंध साझा करते हैं। उनके पारंपरिक नृत्य और जीवंत त्योहार उनकी सांस्कृतिक पहचान को व्यक्त करते हैं। हम काठमांडू घाटी में उतरते हैं, जो नेवार लोगों का घर है, जो अपनी परिष्कृत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। नेवार शिल्पकार हैं। उनका कौशल लकड़ी की नक्काशी और वास्तुकला में स्पष्ट है।
राजधानी शहर काठमांडू उनके शहरी नियोजन और स्थापत्य प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। नेवारों के त्योहार जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का उत्सव है। उनका भोजन, स्वाद और मसालों का मिश्रण उनके पाक कौशल का प्रमाण है। मोमो से लेकर चट्टामारी तक नेवार खाना इंद्रियों के लिए एक खुशी है। हमारी यात्रा हमें पूर्वी नेपाल के हरे भरे पहाड़ियों तक ले जाती है, जो लुभावनी सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का स्थान है। ये किरात लोगों का घर है, जो इन भूमि में गहरी जड़ों वाला एक प्राचीन समुदाय है। किरात, राय और लिंबू समुदायों से मिलकर बने हैं, जिनका इतिहास मिथकों और किंवदंतियों में डूबा हुआ है। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो उनकी पहचान और परंपराओं के सार को संरक्षित करती हैं। उनकी संस्कृति जीववाद और शर्मिंदगी में गहराई से निहित है, जो प्रकृति की आत्माओं के साथ जुड़ी हुई है। किरात लोग मानते हैं कि प्राकृतिक दुनिया का हर तत्व जीवित है और आध्यात्मिक महत्व से ओतप्रोत है, जो उनके दैनिक जीवन और प्रथाओं का मार्गदर्शन करता है। राय कुशल किसान और शिकारी हैं, जो अपने रंगीन कपड़ों और जटिल गहनों के लिए जाने जाते हैं। उनकी कृषि पद्धतियां टिकाऊ हैं और पर्यावरण के अनुरूप हैं, जो उस भूमि के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाती है जिसकी वे खेती करते हैं। लिंबू अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध का अपनी भूमि की रक्षा करने का इतिहास रहा है। वे प्रसिद्ध योद्धा हैं, जिनकी वीरता और साहस की कहानियां पौराणिक हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को उनकी विरासत का सम्मान और रक्षा करने के लिए प्रेरित करती हैं। उनके पारंपरिक नृत्य और त्योहार उनकी योद्धा विरासत और प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान की जीवंत अभिव्यक्ति हैं। ये उत्सव न केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, बल्कि अपने पूर्वजों और अपनी दुनिया में रहने वाली आत्माओं से जुड़ने का एक तरीका भी है। हम ट्रांस हिमालय क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जो थकाली और भूटिया का घर है, जो अपने व्यापार कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। इन समुदायों ने नेपाल को तिब्बत से जोड़ते हुए सदियों से पहाड़ी दर्रों को पार किया है। थकाली अपनी उद्यमशीलता की भावना के लिए जाने जाते हैं, सफल व्यापारी और सरायकर्ता है। भूटिया कुशल चरवाहे नमक, ऊन और अन्य वस्तुओं का व्यापार करते हैं। उनके कारवां सामानों से लदे हुए पहाड़ों से होकर गुजरते हैं, जो उनके लचीलेपन का प्रमाण है। उनका गर्मजोशी से भरा आतिथ्य और अनुकूलनशीलता मानवीय भावना की फलने फूलने की क्षमता का प्रमाण है। नेपाल के सांस्कृतिक ताने बाने को समझने के लिए हमें इसकी उत्पत्ति की यात्रा करनी चाहिए। सदियों से प्रवास और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने नेपाल के जनसांख्यिकीय परिदृश्य को आकार दिया है। उत्तर से तिब्बती मूल के लोग अपनी भाषा, धर्म और परंपराओं को लेकर आए। दक्षिण से इंडो आर्यन लोग अपनी विशिष्ट संस्कृति और मान्यताओं के साथ आए। ये समूह आपस में मिल गए, जिससे नेपाल का विविध सांस्कृतिक मौजेक तैयार हुआ। संस्कृतियों के इस संगम ने नेपाल को समृद्ध किया है, जिससे यह उल्लेखनीय विविधता की भूमि बन गई है। कुछ समूह नेपाल को अनादिकाल से अपना घर कहते आए हैं, जो कि आदिवासी लोग हैं। तराई के मैदानों में थारू पीढ़ियों से जंगलों और नदियों के साथ तालमेल बिठाकर रह रहे हैं। पूर्वी पहाड़ियों में रहने वाले किरात लोग प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं को ढोते हैं। प्रकृति के प्रति उनकी जीववादी प्रथाएं और श्रद्धा प्राकृतिक दुनिया के साथ घनिष्ठ सामंजस्य के समय की बात करती है। ये समुदाय नेपाल की सांस्कृतिक विरासत की सबसे पुरानी प्रत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपनी परंपराओं को बनाए रखने का उनका लचीलापन और दृढ़ संकल्प हम सभी को प्रेरित करता है। हिमालय से लेकर तराई तक नेपाल के विविध परिदृश्य संस्कृतियों की एक चौंका देने वाली श्रृंखला के घर हैं। 3 करोड़ से अधिक आबादी और 126 जातीय समूहों के साथ नेपाल संस्कृतियों का एक सिम्फनी है। नेपाल के माध्यम से इस अविस्मरणीय यात्रा पर पुष्कर के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। दुनिया की विविध संस्कृतियों में अधिक आकर्षक अंतर्दृष्टि के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।